नया वर्क है सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन उसके अन्य मेथड भी हो सकते हैं। हमको जो यहाँ जानना है वो मैट्रिक्स के हेल्प से जानना है। तो इसके ठीक पहले हम लोगों ने होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स के हेल्प से, उस वर्क को हम लोगों ने किया है। अब नॉन होमोजीनियस यहाँ इक्वेशन हो तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस वर्क को समझना है। तो नॉन होमोजीनियस का मतलब ये है कि जैसे होमोजीनियस इक्वेशन हम लोग लिए थे, उस होमोजीनियस इक्वेशन में जो दूसरा साइड था वो जीरो था। अब होमोजीनियस तब नहीं होगा जब हमारा जो दूसरा साइड है वो नॉन जीरो आ जाए। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे a11 x1 प्लस a12 x2 से लेकर के a1 n xn इज इक्वल टू होमोजीनियस में जीरो आता था, लेकिन यहाँ कोई हम दूसरा कांस्टेंट ले लिए b1, फिर यह a21 x1 प्लस a22 x2 से लेकर के a2n xn और यह b2। सिमिलरली am1 x1 प्लस am2 x2 से यह amn xn bn। इस तरह से हमें देख रहे हैं कि यह एक इक्वेशन, ये इक्वेशन m इक्वेशन है। ये पहला इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, और ऐसे mth इक्वेशन है। और ये n अननोन्स के फॉर्म में है। x1 फर्स्ट अननोन है, x2 है, x3 है, xn है। इस तरह से n अननोन के टर्म में हमारा यह m इक्वेशन है। इस तरह के इक्वेशन को जब यहाँ जीरो था तो उसी को हम लोगों ने होमोजीनियस कहा और उसका सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। लेकिन जब ये नॉन जीरो आ जाए, नॉन जीरो आ जाए तो ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मेथड हमको जानना है। तो इसके मेथड पे हम आवे, इसके लिए कुछ वर्क जो आप पहले होमोजीनियस के लिए किए हो उसी में कुछ एडिशनल आ जाता है। तो इसको भी हम क्या करते हैं कि इसका भी मैट्रिक्स के फॉर्म में इन इक्वेशन को लिखते हैं। तो द एबव इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। अब क्या करते हैं कि इसमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो x1 के जो कोफिशिएंट उसको कॉलम में लिखो। तो हमारा यह a11 a21 से लेकर के am1 पहला कॉलम हो गया। दूसरा a12 फिर यह a22 से लेकर के am2 ऐसा आ गया। और वैसे ही हमारा ये लास्ट वाला a1n, यह a2n और यह amn ऐसा हमने लिख लिया। और जो अननोन्स हैं x1 x2 से लेकर के xn, इसको हमने ऐसे लिखा। और जो दूसरा साइड जो हमारा अब तक जीरो था वो b1 b2 और यह bm ऐसा आ गया। तो ये हमारे इन्हीं इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और ये होमोजीनियस में भी हम लोगों ने देखा कि यह m क्रॉस n का मैट्रिक्स है और ये हमारा n क्रॉस a1 का ये मैट्रिक्स है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा ये हमारा m क्रॉस n का है और यह n क्रॉस 1 का है। तो अभी ना दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है, यानी पहले का कॉलम और दूसरे का रो ये दोनों इक्वल आ जाए तो अभी यह m क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। m क्रॉस 1 का मतलब कि m रो होगा और कॉलम एक ही होगा। तो अब हम इसका प्रोडक्ट करोगे तो यदि पहले रो का पहला कॉलम तो हमारा पहला रो ये है और पहला कॉलम ये है, तो इसका प्रोडक्ट a11 x1 प्लस, तो ये आपका ये टर्म आ गया a12 x2
ये टर्म आ गया। और ऐसे A1n xn, ये आपका पहला गया। तो अब इस ये जो मैट्रिक्स आएगा, यह मैट्रिक्स उसका हमारा ये पहला रो पहला कॉलम। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, इसलिए दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब दोनों के सेम रो सेम कॉलम के एलिमेंट इक्वल हो जाए। तो इसमें एक ही कॉलम है, तो इसका पहला रो इसके पहले रो के इक्वल, तो हमको यह इक्वेशन मिल जाएगा पहला। वैसे ही ये दूसरा रो देखेंगे, तो इस दूसरे रो का इसका प्रोडक्ट A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस A2n xn, ये हमारा सेकेंड रो होगा। तो कॉलम तो एक ही होगा, तो ये सेकेंड रो इसके इक्वल तब होगा जब ये सेकेंड इसके सेकेंड के इक्वल हो, तो आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। और ऐसे ही mth का करोगे तो ये मिल जाएगा, यानी इसी इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में वैसे लिख सकेंगे। तो ये हमारा आ गया। अब इस इक्वेशन को जो हम लिखे हैं होमोजीनियस में भी लिखते रहे, लेकिन यहाँ हमारा जीरो हुआ करता था। अब हमारा एक नया वर्क इसमें पड़ता है। अब एक और मैट्रिक्स लेते हैं और उस मैट्रिक्स में एक कॉलम और बढ़ जाता है। वो कॉलम कौन सा कि जो आपका ये इक्वल के बाद का दूसरा जो नॉन जीरो एक कॉलम है, उस कॉलम को हम इसका जैसे m क्रॉस n, ये m रो है n कॉलम है, तो एक और कॉलम यानी n+1 कर लेंगे और तब एक नया मैट्रिक्स हम बनाएंगे। अब उस मैट्रिक्स को ही हम नाम देते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा कि जो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसमें एक कॉलम जो हमारे दूसरा साइड का जो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा गया है इन कांस्टेंट को, उसको एक और कॉलम में ले लें, तो जो बड़ा कॉलम हमारा मैट्रिक्स आएगा वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब देखो आगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में यही हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसी में जो ये इक्वल के बाद वाला है उसको एक कॉलम में ले लो, तो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगा। तो उसको आप देखो लिखो, तो यह A11, फिर यह A12 से लेकर के A1n, A21, A22, A2n और यह AM1, AM2 और यह AMN, और इसी में एक कॉलम हमने और बढ़ा दिया, यह B1, B2 से लेकर के यह BM। ये जो नया मैट्रिक्स आया यही मैट्रिक्स हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब जो भी सॉल्यूशन डिपेंड करेगा ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे ही आधारित होगा। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? अभी देखो इक्वेशन दिया गया था नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, और उस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को जो दूसरा स्टेप किया वो हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स और एक हमारा जो ये x1 x2 जो अननोन्स है उसको हमने एक कॉलम में लिख लिया, तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया गया। अब हमारा एक नया वर्क इसमें नॉन होमोजीनियस के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आया। उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसी में जो ये कांस्टेंट है उन्हीं को एक कॉलम के रूप में लिख लिया। तो अब ये हमारा m क्रॉस n का ये मैट्रिक्स पहले था, अब यह m क्रॉस n+1 का ये हो गया, यानी ये कॉलम बढ़ गया। तो ये जो मैट्रिक्स होगा इसी मैट्रिक्स को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यही हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अब जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया तब इसके बाद इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, इस वर्क को आप समझो। तो इस तरह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। अब हम कोई भी इक्वेशन है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो पहली बात तो आपको ये जानना है कि कोई इक्वेशन हो उसका सॉल्यूशन मिले ही ये जरूरी नहीं, उसका सॉल्यूशन मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। तो यदि
कोई इक्वेशन ऐसा हो जिसका सॉल्यूशन मिलता हो, तब हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मीन्स उस इक्वेशन का सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा, और यदि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन न मिले तब हम कहेंगे कि वो इनकंसिस्टेंट है। अब एक बार आता है कि जब इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका जीरो चाहे फाइनाइट चाहे इनफाइनाइट कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा ही। ऐसा भी होगा क्या कि उसका सॉल्यूशन किसी भी मेथड से आवे ही ना। तो इसके लिए आपको एक वर्क में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को आप देखें तब आपको समझ में आएगा कि हर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो ये आवश्यक नहीं। एक एग्जाम्पल हमने दिया, यहाँ से एग्जाम्पल पहला हमने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया 2x + 3y = 4, ऐसा ले लिया। एक इक्वेशन ले लिया 4x + 6y = 8। ये दो इक्वेशन दिए गए और दो हमारे अननोन्स हैं। अब आप देखो कि यदि 2 से तुम मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों इक्वेशन एक ही हो जाएंगे। तो यदि एक ही इक्वेशन हो गया तो यदि इस इक्वेशन को 1 लो और इस इक्वेशन को 2 लो, तो 1 से किसी एक की वैल्यू को निकालो। तो फ्रॉम 1 यदि y की ही वैल्यू निकाल लो, y = 4 - 2x और अपान 3, ये वैल्यू आ गया। अब यह जब वैल्यू आया तो इसकी वैल्यू को इसमें रखोगे तो ये तो ये y की वैल्यू हमारा आ गया। क्योंकि इसमें भी रखोगे तो तुमको वही चीज मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन दोनों में ये आइडेंटिकल इक्वेशन है। तो अब आप क्या कर लोगे कि यहाँ ये y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है। तो यदि x को तुम एक कांस्टेंट मान लोगे तो यह y की वैल्यू जो आया वो 4 - 2k और अपान 3 ऐसा है। अब आप क्या कर लो कि k की कोई वैल्यू, एग्जाम्पल के लिए k की वैल्यू यदि तुम रख लो 1, सपोज कर लो कि इफ k = 1 तो y = यहाँ से a 2/3, y = 2/3। अब देखिए पहले इक्वेशन से इसकी वैल्यू को निकाला, अब उसकी वैल्यू को जरा तुम इक्वेशन 2 में रखो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y इन इक्वेशन 2 में रखो। तो इक्वेशन 2 में रखे तो 4x की वैल्यू 1 और +6 y की वैल्यू 2/3। अब इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो यह 4 और यह 3 से 2 टाइम्स तो 2 × 2 तो 4 8 आ गया आपका 8, और ये इक्वेशन में भी 8 दिया गया है। इसका मतलब इस इक्वेशन से वैल्यू तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये जो पहले इक्वेशन से जो ये वैल्यू लिखी गई है k की वैल्यू 1 रखा तो x और y की वैल्यू हमारा 1 आ गया। यहाँ k = 1, दिस इम्प्लाई x = 1, x 1 हो गया, और तब यह आपका y जो हुआ वो आपका 2/3 हो गया, क्योंकि x = k है और y की वैल्यू ये है। तो k को जब तुम 1 रखे तो y यह आया, और तब देखे कि ये पहले इक्वेशन से जो वैल्यू निकाला गया उसको दूसरे में रखा गया तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2/3 दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हुआ कि जो अननोन्स हैं उन अननोन्स की वो वैल्यू जिसको उसकी जगह जितने इक्वेशन है उसमें रखो वो सेटिस्फाई हो जाए, तो वही उसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि पहले से x और y की वैल्यू निकाला गया, और इस वैल्यू को जब हमने 2 में रखा तो वो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इट मीन्स x = 1, y = 2/3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 1 and 2 बोथ, ये दोनों का है। तो विच shows that x = 1, y = 2/3 is solution
solution of equations 1 and 2। ये आ गया। अब ये कोई एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, ये इनफाइनाइट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू के को जब तुमने 1 रखा तो एक्स 1 आया, और तब एक्स को यहाँ रखा तो वाई आया, तो वह एक सेट हुआ सोल्यूशन का। अब यदि मान लो एक्स को तुमने 2 किया तो 2 को फिर यहाँ जब रखोगे तो फिर वाई का दूसरा सेट है। इस तरह से के टर्म में इसका सोल्यूशन निकला है, तो के की वैल्यू को रखते जाओगे वो तुम्हारा सेट आएगा, और वो दोनों सेट इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो इसका सॉल्यूशन होगा। अब एक और आप इक्वेशन देखो, एक और इक्वेशन ऐसे हमने क्या किया, अब ये दूसरा इक्वेशन लिखा, एंड एक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, ऐसा हमने लिखा। यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो आया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो आया, ये दो इक्वेशन लिया, और यहाँ सब कुछ 2 का मल्टीप्लाई किया आ गया, 2 का मल्टीप्लाई। लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पर जो आगे उसको छोड़ दो, उसको छोड़ करके दूसरा कुछ भी लिखो, तब जरा देखिए क्या स्थिति आती है। तो यदि इसको हमने ले लिया 3, इसको हमने ले लिया 4, अब इस 3 से जब तुम वैल्यू निकालोगे तो यही आएगा, क्योंकि ये 3 हमारा चेंज नहीं हुआ है। तो फ्रॉम 3 y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x बाई 3, ऐसा। अब ये y की वैल्यू ये निकाल लिया गया, तब तुम क्या कर लो कि यहां से x की वैल्यू निकालो। x को जैसे यहाँ y की वैल्यू निकाला गया, तो अब x को तुम, चूंकि y की वैल्यू x के टर्म में आया है, तो x के टर्म, अब देखो इसकी वैल्यू को जैसे यहाँ तुमने रखा, और ये जो वैल्यू आया इसको तुम दूसरे में रखोगे तो फिर वही आएगा। इसलिए तुम चाहो कि इसकी वैल्यू इससे निकाल करके और इससे रख करके x की वैल्यू निकाले तो नहीं निकल पाएगा। फिर वो यहाँ से y की वैल्यू निकाला गया। अब इसमें x को सपोज कर लो कि तुम्हारा 1, तो x को जब 1 करोगे तो या x को पहले k मानो, x को k, तो यहाँ से इफ इसी पैटर्न पे इफ x इक्वल टू k, दिस इंप्लाई y इक्वल टू 4 माइनस 2k बाई 3, ऐसा। अब यहाँ तुम x इक्वल टू 1 लो, इफ x k की वैल्यू 1 लो, इफ k इक्वल टू 1, तो x जो आया वो 1 आ गया, और y अभी यहाँ निकाले हो, y की वैल्यू जो आएगा वो 2/3 आ जाएगा। लेकिन जब इस x और y की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रखोगे तो ये निकाला गया यह ये आया है, और जो यह ये नहीं है, ठीक है। ये तो इसी को x इक्वल टू 1 चूंकि यहाँ किया गया, इसीलिए क्वेश्चन को बदले नहीं। x को जब यहाँ 1 रखोगे इस इक्वेशन में, और y को 2/3 रखोगे, तो ये तो सेम है, दोनों का सेम है, तो इसकी वैल्यू आपका यहाँ से जो ये आया तो फिर इसमें भी लिखोगे वही है, तो ये भी ये देगा, लेकिन यहाँ आपका नहीं। तब हमने देखा कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन का मतलब है कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यदि इससे तुम y को निकाल करके कोई वैल्यू रखो तो अब उसको नहीं कर पाएगा। इसलिए इक्वेशन ऐसे भी होंगे जिनका सॉल्यूशन मिल जाए, और इक्वेशन ऐसे भी होंगे जिनका कोई सॉल्यूशन मिले ही ना। तो जिसका सॉल्यूशन मिल जाएगा वो इक्वेशन जो होंगे वो कंसिस्टेंट कहलाते हैं। वो इक्वेशन कंसिस्टेंट माने जिसका सॉल्यूशन मिले, और जिसका सॉल्यूशन मिलना संभव ही ना हो वो हमारा इनकंसिस्टेंट है, वो हमारा इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ से putting x equal to 1, y equal to 2/3 gives 4 into 1 plus 6 into 2/3 is equal to 8.
which is not equal to right hand side of equation 4, which is not equal to 9. Hence no value of x and y which satisfy both the equations. That is equations 3 and 4 has no solution, has no solution. तब हमने दो एग्जाम्पल आपको दिया, देखा कि एक का सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन दूसरा जो इक्वेशन है उसका x और y की कोई वैल्यू नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसलिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिला। तो हर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिले ये आवश्यक नहीं। तो वैसे इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन मिलता है उनको हम कहते हैं कि वो कंसिस्टेंट है, और जिनका सॉल्यूशन नहीं मिलता है उनको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। लोगों ने नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या है उसको समझा, फिर उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है उसको समझा, फिर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है, इस वर्क को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग इस स्थिति पे आ चुके हैं कि अब इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे उस मेथड को समझना। तो देखो अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके 2-3 स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आप यूज करेंगे तो इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्या कर लो कि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, अब जो वर्किंग रूल है उस वर्किंग रूल को आप समझिए। जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हम रैंक निकालें, तो रैंक निकालने का काम पीछे आया हुआ है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को 1 बनाओ, या ऐसा एलिमेंट जिसमें प्रोडक्ट इंटीजर का करे तो शेष आ जाए। जैसे हमारा यह 2 है, ये यदि 6 है, ये 10 है, यानी 2 में हम प्रोडक्ट करते जाएंगे तो सब आता जाए। तो ये, और यदि ऐसा नहीं है तब इसको हम 1 बनाते हैं। ये पीछे वर्क आया हुआ है। तो रैंक निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप यूनिट बनाओ, फिर आप क्या कर लो कि इससे एक अधिक जीरो उसके, यानी इसके बाद एक जीरो बनाओ सेकेंड रो में, इससे एक अधिक जीरो यानी 1 जीरो, तो इसके बाद वाले में 2 जीरो, इसके बाद भी है तो उसमें 3 जीरो, यानी एक जीरो स्टार्ट से हम बढ़ाते जाते हैं। और जब सबसे नीचे का रो ऊपर वाले से एक अधिक जीरो दे दिया तब हमारा ये रैंक निकालने का प्रोसीजर समाप्त हो जाता है। और तब देखते हैं कि इस प्रक्रिया में ऐसे कितने रो हैं जो नॉन जीरो है, यानी जिसमें कम से कम एक भी नॉन जीरो उस रो में जरूर आवे। तो जितने नॉन जीरो रो रहेंगे वह उसका रैंक होगा। ये वर्क हम लोग पीछे भी किए हैं। अब आपको इसमें एक ही स्टेप अलग समझना है, वो क्या कि जब इस पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, तो जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का निकालना है तब 2 स्थितियां आती हैं। एक तो जैसे मान लो कि यहाँ तक तो आपका जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और जब ये भी आ गया तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। तो जैसे मान लो लास्ट को तुमने जीरो किया, लास्ट को जीरो किया, और ये जीरो करते समय इसकी वैल्यू यानी जो हमारा इक्वल के बाद वाला जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है, उसके इसको छोड़ दो, बाकी जितने हैं यदि वो सब जीरो आ जाए। इसी पॉइंट को समझना है। हम 1 जीरो बनाया, उसके बाद 2 जीरो बनाया, फिर 3 जीरो बनाया, और जितने रो हैं पहले को छोड़ करके एक जीरो हम बढ़ाते जाते हैं।
तो ऐसा करते समय दो स्थितियां आएंगी। दो स्थिति क्या, कि एक तो इसका सब जीरो हो जाए और दूसरी स्थिति कि सब जीरो ना हो, कुछ जीरो हो कुछ ना हो। तो अब देखो, सब यदि जीरो हो गया तब तो ठीक है, लेकिन यदि सब जीरो नहीं हुआ तो उसमें दो स्थितियां। दो क्या, कि यदि मान लो तुम्हारा इसमें से कोई एक नॉन जीरो हो जाए, तो जब इसमें से कोई एक नॉन जीरो होगा तो यदि तुम्हारा ये जीरो भी रहे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये भी आएगा जो नॉन जीरो है। तो जब ये नॉन जीरो यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में केवल इतने में कोई नॉन जीरो रहे तो वो नॉन जीरो ऑगमेंटेड में भी है, इसलिए ऑगमेंटेड में भी वो नॉन जीरो हो गया। तो यदि इसमें कोई नॉन जीरो है लास्ट वाला स्टेप में, तो यानी इसका रैंक, ये जितने कॉलम हुए जितने रो हो गए उतना इसका रैंक हो गया। ठीक है। ये अब आप इसका अब पूरे को अब रैंक दो तरह से देखना है, दो का, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक देखना है और एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक देखना है। तो अब मान लो कि जैसे इसके सब जीरो हो गए, इसके सब जीरो हो गए कोफिशिएंट मैट्रिक्स के, ये सब जीरो हो गया लेकिन ये नॉन जीरो है। तो यदि यह नॉन जीरो है तो इसका मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में यह एक नॉन जीरो आ गया, तो इसका जो रो हो गया वो हमारा आर हो गया, नॉन जीरो रो, तो उसका रैंक जो हो गया आर आ गया। लेकिन इसमें सब जीरो आ गए तो केवल कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक निकाला तो आर से कम आ गया। ठीक है। ये तो यहाँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक दोनों इक्वल नहीं हुआ। तो यदि दोनों इक्वल नहीं होगा तब इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये पहला, यानी वो इनकंसिस्टेंट होगा। जो इक्वेशन मिले वो हमारे इनकंसिस्टेंट। तो इस बात को एक बार और समझो, इनकंसिस्टेंट कब होगा, तो इनकंसिस्टेंट तब होगा जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालो और रैंक निकालते समय केवल कोफिशिएंट का, माने एक ही बार रैंक निकालेंगे, उसी से देखेंगे कि केवल कोफिशिएंट का रैंक क्या है और ऑगमेंटेड का रैंक क्या है। तो ऑगमेंटेड के लास्ट रो के सारे एलिमेंट, ऑगमेंटेड जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट है वो ऑगमेंटेड में आएंगे, लेकिन ऑगमेंटेड का यह हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स में ये नहीं है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो केवल इतना ही है। तो रैंक निकालते जाओ और देखो कि यदि इसके सभी जीरो हो गए और यदि यह नॉन जीरो, तो इसका मतलब ऑगमेंटेड का रैंक हमारा इसके रैंक से एक अधिक हो गया। तो जब ऑगमेंटेड के रैंक से हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक लेस हो जाएगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं। और यदि ऑगमेंट, जैसे मान लो कि तुमने यह नॉन जीरो आया, ये नॉन जीरो आ गया और ये भी नॉन जीरो हो या जीरो, तो जब ये नॉन जीरो है तो इसमें भी आ गया, तब यानी कोफिशिएंट का रैंक ऑगमेंटेड का रैंक दोनों हमारे यार हो गए। तो जब दोनों इक्वल हो गया तब वो सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है। ये तो इफ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज लेस देन रैंक ऑफ augmented matrix first, then equation has no solution, then equations are inconsistent तब हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया। और जब इनकंसिस्टेंट हो गया तब आगे का वर्क आपको नहीं करना है। जब सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो आगे आपको चेक नहीं करना है, यही वर्क समाप्त। अब दूसरी स्थिति देखो, दूसरी स्थिति में है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक दोनों इक्वल हो जाए तब एक कंसिस्टेंट होगा। तो इफ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स
मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। Then equations are consistent। अब देखो जब इनकंसिस्टेंट हो गया तो आगे कोई प्रोसीजर नहीं, लेकिन जब कंसिस्टेंट हो गया तो उसका हमको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ दो स्थितियां हैं कि ये जो रैंक का अब फिर देखो जब कंसिस्टेंट हो गया तो दो स्थिति फिर आएगी, उसको भी ध्यान दो। यदि जो रैंक है, रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स या कोफिशिएंट मैट्रिक्स जब दोनों इक्वल हो गया तो इसका रैंक जो अननोन है x1, x2, x3 इनकी संख्या कितनी है उसी को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो और रैंक को r से, तो इफ r इज इक्वल टू n, यानी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चाहे कोफिशिएंट मैट्रिक्स जब दोनों इक्वल हो गया तब उसका जो रैंक हुआ वो अननोन के इक्वल हो गया, तब इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि x की एक ही वैल्यू आएगा, y की एक ही वैल्यू आएगा, z का एक ही का वैल्यू का मतलब सबका इक्वल नहीं है। जैसे x का यदि 1 आ गया तो 1 के बाद दूसरा कुछ नहीं आएगा, y का 5 आ गया तो 5 के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं आएगा। इस तरह से डिफरेंट हो चाहे इक्वल हो, लेकिन 1 ही संख्या रहेगी, एक ही संख्या रहेगी। ये बात समझ में आई? तो थर्ड, इफ रैंक of coefficient matrix is equal to rank of augmented matrix is equal to number of unknowns, जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The equations have unique solution, यूनिक सॉल्यूशन, तब इसके इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे। और दूसरी स्थिति कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल होगा तभी तो सॉल्यूशन होगा, तभी आगे बढ़ना है। तो ये दोनों इक्वल है और जो नंबर ऑफ अननोन है उसके इक्वल न हो, तो जब उसके इक्वल नहीं होगा तब वो लेस होगा, तो जब लेस होगा तब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो फोर्थ, इसी रैंक को हम R से डिनोट कर ले रहे हैं, क्या लिखो? फोर्थ, इफ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स is equal to rank of augmented matrix less than number of unknowns n
then equations have infinite solution. इस तरह से इतने वर्क आप समझ लो लिखा गया इतना, लेकिन ध्यान देना है आपको कि आप जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखे हो इसका रैंक निकालो, और रैंक निकालने के प्रोसीजर आपको मालूम है। तो लास्ट रो को हम जो ऊपर के जीरो हैं उससे एक अधिक जीरो बनाते हैं। तो लास्ट का जीरो जितने हैं तो उससे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का देखो कि रैंक क्या है, और पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक देखो क्या है। यदि दोनों का रैंक यदि इक्वल होगा तभी सॉल्यूशन होगा, और यदि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक हुआ वो आपका ऑगमेंटेड से लेस हो गया, क्योंकि ऑगमेंटेड से ग्रेटर तो कोफिशिएंट का होगा ही नहीं। इसलिए कि यदि ये तुम्हारा जीरो भी हो जाए और इसमें नॉन जीरो हो तो वो नॉन जीरो तो इसमें भी काउंट होगा, ऑगमेंटेड में काउंट। अब इसी का कि ये नॉन जीरो हो जाए और ये सब जीरो हो जाए तब इसका रैंक कम हो जाएगा। तो ऑगमेंटेड से कोफिशिएंट का जो रैंक होगा वो ग्रेटर नहीं हो सकता, या तो लेस होगा या इक्वल। तो यदि कोफिशिएंट का रैंक लेस हो गया ऑगमेंटेड से तब हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोफिशिएंट का रैंक ऑगमेंटेड के रैंक से हमारा इक्वल हो जाए तब उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और वो सॉल्यूशन की दो स्थितियां हैं कि यदि इसका जो रैंक आया यानी कोफिशिएंट और ऑगमेंटेड दोनों इक्वल हुआ, उसको यदि हमने आर से डिनोट किया तो वो रैंक यदि अननोन के इक्वल हो जाए, आर और एन दोनों इक्वल, तब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी एक्स वाई जेड या जो भी अननोन्स होंगे उनकी एक एक वैल्यू ही आएगा, एक से अधिक वैल्यू नहीं आएगा। और यदि हमारा जो अननोन्स हुआ वो ज़्यादा हो गए और रैंक हमारा लेस हो गया, तो उस स्थिति में हमको जो रैंक होगा यानी रैंक लेस हो गया और अननोन्स की वैल्यू ग्रेटर हो गया, तब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यह एक क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने मेथड समझा है उससे रिलेटेड एक पहला प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन दिया गया, इक्वेशन दिया गया है, कहा जा रहा है कि ये इक्वेशन आर नॉट कंसिस्टेंट। नॉट कंसिस्टेंट को चाहे इनकंसिस्टेंट को बात देखी है। तो इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब हमारा रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक से लेस हो जाए तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ये उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसको हम देखें तो जो भी इक्वेशन दिया जाए उस इक्वेशन को पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये सॉल्यूशन द above equations can be written as, अब देखो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यह 3 है और यह 2 है, पहला कॉलम हो गया। फिर यह 1 है, फिर 1 है और यह 4 है, फिर यह 1 है, यह -2 है और यह 7 है। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें अननोन्स जो है वो एक्स वाई जेड। यहाँ जो कोफिशिएंट है तो -3, -2 और 7 ऐसा है। इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब हम लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 1 1 और 3 1 -2 और 2 4 7। तो ये तो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हुआ। अब इसी में हम एक डाट 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 कर देते हैं कि इतना कोफिशिएंट, और इसमें इसकी वैल्यू -3 -2 और 7
यानी इसी में दो मैट्रिक्स हमने समझा, एक केवल जब इतने को लेंगे तो एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स और इस पूरे को लेंगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऐसा हुआ। अब आप क्या कर लो कि इसका पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालो। तो रैंक निकालने के लिए फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। अब ये जो दूसरा है उसको हमको 0 करना है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से सब्ट्रैक्ट करो, तो जो वर्क करोगे वो सब में करना पड़ेगा, तब इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं। यानी यह जो आया उसी को हम लिख सकते हैं, पहला तो वैसे 1 1 1 और -3। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 3 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, और इसमें 3 और 1 से तो -2, और यहाँ 3 तो -2 से तो -5। यही वर्क यहाँ भी, इसमें करोगे तो ये आपका -9, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो +9 होगा, तो यानी +7। अब इसके बाद से इसके लिए आप क्या कर लो कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करो, तो ये 2 को करोगे तो 2 और 2 -2 0, फिर यहाँ 2 और -2 तो 2, फिर यहाँ से 2 तो 7 -2 तो 5, और फिर यहाँ 2 तो ये -6 तो +6 हो जाएगा, तो ये 13। ये यहाँ तक कोफिशिएंट है और टोटल हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अब आप क्या कर लोगे कि इससे, तो ये किया क्या कि इसमें हमने जो यह R2 है वो R2 कैसे लिखा, तो R2 -3R1, यानी R1 में 3 से मल्टीप्लाई किया तब R2 में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा R2 हुआ। R3 कैसे लिखा, R3 तो ये हमने ये R3 में से 2R2 ऐसा हो गया। अब आप क्या कर लो कि रैंक निकालने के लिए 1 0, अब यहाँ भी 1 0 है लेकिन एक अधिक 0 इससे चाहिए, तब आप क्या करो कि ये 2 है -2 है तो दोनों को ऐड कर दो, तो जब ऐड करोगे तो ये हमारा इक्विवेलेंट का सिंबल है, यानी यह मैट्रिक्स इक्विवेलेंट टू 1 1 1 और -3। अब यहाँ 0 -2 -5 और यह 7, फिर यहाँ से इसमें R3 को लिखो R3 + R2, तभी 0 + 0 0 और 2 -2 0, तो एक अधिक 0 आ गया, तो यह 0 और यह 0, तो 0 तो हमको सिर्फ यहीं तक बनाना है, लेकिन ये कैलकुलेशन ऐसा कि ये इसको 0 और बनाने पर ये 0 आ गया, तब हमारा यह 0, और इसको ऐड करोगे तो 20 यह आया। तो इसमें हमने क्या किया, R3 को लिखा R3 + R2, R3 और R2 को। अब देखो ये तुम्हारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो इसके लास्ट रो सब में हमारे 0 हो गए, तो नॉन 0 यानी पहला नॉन 0, दूसरा भी नॉन 0, तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक हुआ वो 2 हुआ। लेकिन ये जब पूरा ऑगमेंटेड लोगे तो इस 0 के बाद इसमें एक नॉन 0 है, इसलिए इसका रैंक 3 होगा। तो ऑगमेंटेड का रैंक 3 और केवल कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक लेस हो गया, ऑगमेंटेड का ग्रेटर हो गया, इसलिए उनका इनकंसिस्टेंट हो गया। तो हियर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स is equal to 2 and rank of augmented matrix is equal to 3, that is rank of
कोफिशिएंट मैट्रिक्स is less than rank of augmented matrix. This imply inconsistent. Hence, equations are inconsistent. Hence, equations are inconsistent या नॉट कंसिस्टेंट बातें की है इस तरह से इस वर्ग